नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध के तहत बाबर और राजपूत, हुमायूं और राजपूत, अकबर और राजपूत तथा जहांगीर और राजपूत संबंध के विषय में अध्ययन किया। आज हम शाहजहाँ और राजपूत संबंध, औरंगजेब और राजपूत संबंध आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। उनमें शाहजहाँ व राजपूत संबंध। 29 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजादा खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुगल तख्त पर आसीन हुआ। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, अकबर का दृष्टिकोण उदार था। जहांगीर ने उसकी नीति को जारी रखा, लेकिन पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर पाया। राजपूतों को उनके पूर्व पदों से वंचित किए बिना जहांगीर ने अपने साम्राज्य में मुसलमानों के हितों का अधिक ध्यान रखा। परंतु शाहजहाँ कट्टर सुन्नी मुसलमान था। शाहजहाँ की माता और दादी दोनों राजपूत राजकुमारियां थी, लेकिन इन रक्त संबंधों का शाहजहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने पिता और पितामह की भांति शाहजहाँ ने किसी राजपूत राजकुमारी से विवाह नहीं किया और अपने हरम में भी वे राजपूत राजकुमारियों के प्रभाव से मुक्त रहा। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही आदेश जारी किया कि केवल मुसलमानों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा, किंतु इस आदेश का दृढ़ता से पालन नहीं किया गया। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह पर उसकी विशेष कृपा रही। 1638 ईस्वी में जब जसवंत सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा था, उस समय उसका मनसब 4000 जात एवं 4000 सवार्थ का था। लेकिन शाहजहाँ निरंतर उसके मनसब में वृद्धि करता गया। परिणाम स्वरूप 1653 ईस्वी में उसका मनसब 6000 जात एवं 6000 सवार हो गया था। राजपूत अभी भी साम्राज्य के शक्तिशाली स्तंभ थे तथा उच्चतम सरकारी पदाधिकारियों में शामिल थे। शाहजहाँ ने अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में राजपूत मुगल सहयोग को भले ही अपेक्षित महत्व नहीं दिया हो, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में उसने इसकी उपेक्षा नहीं की। यही कारण है कि उसके शासनकाल के अंत में लड़े गए उत्तराधिकार संघर्ष में राजपूतों ने उसके ही पक्ष में संघर्ष किया था, चाहे औरंगजेब के काल में उन्हें उसके परिणाम ही क्यों न भुगतने पड़े हो। शाहजहाँ के शासनकाल में नए छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करने तथा छोटे छोटे राज्यों को बड़े राज्यों की अधीनता से निकालकर मुगल साम्राज्य से उसका सीधा संबंध स्थापित करने की नीति को आगे बढ़ाया। किशनगढ़, कोटा, नागौर आदि राज्यों की स्थापना इसी नीति का परिणाम थी। राजा भीम सिसोदिया को स्वामी भक्तपूर्ण सेवाओं के बदले टोंक तथा टोडे का एक स्वतंत्र राज्य दिया गया, लेकिन वह स्थायी नहीं रह सका। इसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के दूसरे पौत्र सुजान सिंह सिसोदिया को शाहजहाँ ने फूलिया परगना दिया। तब सुजान सिंह ने शाहपुरा नगर के साथ शाहपुरा के नए राज्य की स्थापना की। इस नीति के परिणाम स्वरूप राजस्थान के मुगल साम्राज्य की नींव अधिकाधिक सुदृढ़ हुई, लेकिन इससे राजस्थान में पारस्परिक विरोध एवं फूट के नए कारण भी उत्पन्न हो गए। अपने दोनों पड़ोसी राठौड़ राज्यों जोधपुर और बीकानेर के लिए नागौर का राज्य निरंतर एक कांटा बना रहा। कोटा और बूंदी की आपसी प्रतिस्पर्धा ने आगे चलकर भीषण रूप धारण कर लिया था। मेवाड़ को तो अगले कई वर्षों तक बांसवाड़ा, डूंगरपुर और देवलिया को अपने अधीन रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शाहजहाँ के शासनकाल में ही 1652 ईस्वी में राज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। राज सिंह ने 1615 ईस्वी की संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाकर शाहजहाँ को नाराज कर दिया। शाहजहाँ ने तुरंत सादुल्ला खां को से सैन्य भेजकर दुर्ग की दीवारों को गिरवा दिया। उस समय तो राज सिंह ने दुर्ग से अपने सैनिकों को हटा लिया
तथा अपने कुंवर को शाहजहाँ की सेवा में भेजकर उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया। लेकिन 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के बीमार पड़ते ही राज सिंह ने मुगल क्षेत्रों में लूटमार कर काफी धन संपदा एकत्रित कर ली। आमेर के कछवाओं का सहयोग भी शाहजहाँ को मिलता रहा। मिर्जा राजा जय सिंह ने साम्राज्य के हर क्षेत्र में मुगल सम्राट को अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। उत्तराधिकार संघर्ष में उसने शाहजादा शुजा को पराजित कर खदेड़ दिया। तब शाहजहाँ ने प्रसन्न होकर उसे 6000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया। बाद में जब औरंगजेब को निरंतर सफलताएं मिलती गई तब वह औरंगजेब के पक्ष में चला गया। मारवाड़ की महाराजा गज सिंह 1619 से 1638 ईस्वी और उसके पुत्र जसवंत सिंह ने मुगल साम्राज्य की अच्छी सेवा की। उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध जसवंत सिंह को भेजा गया। धर्मत के युद्ध में कासिम खां के विश्वासघात के कारण जसवंत सिंह को परास्त होना पड़ा। इस प्रकार शाहजहाँ को राजपूतों का सहयोग मिलता रहा। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब राजपूत संबंध। उत्तराधिकार संघर्ष में विजयी होकर 21 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगजेब सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। औरंगजेब की मान्यता थी कि भारत काफिरों का देश था, अतः कुफ्र को समाप्त करके यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करना, कुरान के आदेशानुसार शासन चलाना तथा भारत को इस्लामिक देश में परिवर्तित करना उसके जीवन का मुख्य ध्येय था। इस प्रकार औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा प्रतिपादित नीति का अंत कर दिया। उसकी इस धार्मिक कट्टरता के कारण उसके साम्राज्य के स्वामी भक्त राजपूतों को रुष्ट कर दिया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के साथ साथ सफल कूटनीतिज्ञ भी था। मुगल सिंहासन पर अधिकार करते ही उसके साम्राज्य के सभी बड़े बड़े सरदारों को अपनी ओर मिलाने की चेष्टा की। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही आमेर का मिर्जा राजा जय सिंह मथुरा के पड़ाव पर औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हो गया। उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके तीसरे दिन औरंगजेब ने रतलाम के राव रतन राठौड़ के पुत्र राय सिंह को रतलाम का परगना वतन जागीर के रूप में तथा उचित मनसब देकर उसे शाही दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। इसी प्रकार किशनगढ़, बूंदी और कोटा के शासकों को भी उचित सम्मान देकर शाही दरबार में बुला लिया गया। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का सामना करने के कारण जसवंत सिंह को शाही दरबार में उपस्थित होने में हिचकिचाहट हो रही थी, परंतु मिर्जा राजा जय सिंह के बीच बचाव करने पर वे भी शाही दरबार में उपस्थित होकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को अपना नैतिक समर्थन दिया, अतः औरंगजेब ने राज सिंह के मनसब में वृद्धि कर दी। बदनौर और मांडलगढ़ के परगने जिन पर राजा राज सिंह ने अधिकार कर लिया था, राज सिंह को दे दिए तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया को पुणे मेवाड़ के अधीन कर दिया। नवंबर 1658 ईस्वी में बूंदी का भाव सिंह और कोटा का जगत सिंह भी औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए। दिसंबर 1658 ईस्वी में के प्रारंभ में औरंगजेब जसवंत सिंह भाव सिंह व जगत सिंह को साथ लेकर शुजा का सम्मान करने खजवा नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ जसवंत सिंह ने शुजा के साथ गुप्त समझौता कर शाही पड़ाव पर आक्रमण कर दिया तथा बहुत सा माल असबाब लूटकर जोधपुर की तरफ चला गया। फिर भी औरंगजेब ने स्थिति को संभालकर खजवा के युद्ध में शुजा को पराजित कर दिया। जसवंत सिंह के इस छलपूर्ण व्यवहार से औरंगजेब का क्रोध होना स्वाभाविक था, लेकिन अभी दारा से निपटना शेष था। अतः चतुर औरंगजेब ने जय सिंह की मध्यस्थता से एक बार पुनः जसवंत सिंह को समाकर उसका राज्य तथा मनसब वापस लौटा दिया, लेकिन भविष्य में वे जसवंत सिंह पर विश्वास नहीं कर सका।
इसी प्रकार बीकानेर के राव कर्ण ने भी अपने विद्रोही व्यवहार से औरंगजेब को नाराज कर दिया था। यद्यपि आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब की निष्ठापूर्वक सेवा की, लेकिन उसके पुत्र राम सिंह की देखरेख में आगरा में बंदी बनाकर रखे गए शिवाजी का भाग जाना एक ऐसी घटना थी जिससे औरंगजेब को जय सिंह व उसके पुत्र राम सिंह पर विश्वास नहीं रहा। उसने राम सिंह का मनसब छीनकर उसे शाही दरबार में निष्कासित कर दिया और मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार की सूबेदारी से हटा दिया। जय सिंह इस सदमे को सहन नहीं कर सका और 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। इस विवरण से स्पष्ट है कि औरंगजेब के शासनकाल में राजपूत मुगल सहयोग की बुनियाद हिल गई थी। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसने मारवाड़ का राज्य हस्तगत करने के लिए जो सशस्त्र एवं कूटनीति का प्रयोग किया, उसके फलस्वरूप मारवाड़ के राठौड़ों तथा बाद में मेवाड़ को मुगलों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए वश होना पड़ा। मुगल मारवाड़ संघर्ष। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, जिसे खजवा में शाही शिविर को लूटा था, मिर्जा राजा जय सिंह के बीच बचाव करने पर औरंगजेब का पक्ष ग्रहण कर लिया था। औरंगजेब ने उसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर फौजदार नियुक्त कर दिया था। औरंगजेब प्रारंभ से ही राजपूतों से घृणा करता था, लेकिन जब तक मिर्जा राजा जय सिंह व जसवंत सिंह जैसे शक्तिशाली शासक जीवित रहे, वे अपनी राजपूत विरोधी नीति को खुल्लम खुल्ला व्यवहार में ने ला सका था। 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी तथा 28 नवंबर 1678 ईस्वी को पेशावर में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। इससे औरंगजेब को हार्दिक प्रसन्नता हुई और उसने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का आदेश दे दिया। मारवाड़ के सभी उत्तम सैनिक इस समय अफगानिस्तान में थे, अतः मुगल सैनिकों के लिए मारवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करना आसान हो गया। इसी बीच जसवंत सिंह का परिवार जब पेशावर से दिल्ली लौट रहा था, लाहौर में उसकी दो रानियों ने 19 फरवरी 1679 ईस्वी में दो पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक तो जन्म के कुछ ही दिनों बाद मर गया और दूसरा बड़ा होकर अजीत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राट के आदेश से रानियां, राजकुमार अजीत सिंह और राठौड़ सैनिक दिल्ली पहुंचे। औरंगजेब ने राठौड़ों में फूट डालने के लिए जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह के पौत्र इंदर सिंह को जोधपुर का राजा घोषित कर दिया। दिल्ली से जब राठौड़ों ने जोधपुर जाने की अनुमति मांगी तो सम्राट ने रानियों और राजकुमार को छोड़कर शेष राठौड़ों को अनुमति प्रदान कर दी। इससे राठौड़ों को संदेह हुआ। इस पर महाराजा जसवंत सिंह के एक स्वामी भक्त सरदार वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ योद्धाओं ने मुगलों के कड़े पहरे से भी बचाकर रानियों व राजकुमार को जोधपुर पहुंचा दिया। इस घटना से तिलमिलाकर औरंगजेब ने राठौड़ों के पीछे एक सेना भेज दी, लेकिन राठौड़ योद्धाओं ने मुगल सेना को पराजित कर भगा दिया। अपनी योजना को असफल होता देख और औरंगजेब ने गवाले के बच्चे को इस्लाम धर्म में दीक्षित कर उसका नाम मोहम्मद रजा खां और घोषणा की कि वह जसवंत सिंह का वास्तविक पुत्र है तथा दुर्गादास की शरण में रहने वाला नकली नरेश है। मारवाड़ में अजीत सिंह के आने के समाचार से राठौड़ अत्यधिक प्रोत्साहित हुए और उन्होंने मुगलों से मेड़ता और सिवाना छीन लिया तथा जोधपुर से शाही पदाधिकारियों को खदेड़कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इस पर औरंगजेब स्वयं अजमेर आया और अपने पुत्र अकबर के नेतृत्व में एक सेना मारवाड़ की तरफ भेज दी, जिसने पुनः मारवाड़ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। शाही सेना ने नगरों को लूटा और मंदिरों को ध्वस्त किया, किंतु वह राठौड़ों को न तो नतमस्तक कर सके और न अजीत सिंह को ढूंढ सके। दुर्गादास ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से प्रार्थना की कि वह राजकुमार अजीत सिंह को अपने संरक्षण में ले ले। महाराणा राज सिंह की स्वीकृति के बाद अजीत सिंह को उदयपुर भेज दिया गया। मेवाड़ पर आक्रमण। यद्यपि महाराणा राज सिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब को अपना नैतिक समर्थन दिया था,
सॉरी। लेकिन औरंगजेब की धर्मांधता के कारण धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए। औरंगजेब रूपनगर की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता से प्रभावित होकर उसे शादी करना चाहता था, लेकिन चारुमती की इच्छा अनुसार राज सिंह ने उससे विवाह कर उदयपुर ले आया। इससे औरंगजेब का क्रोध होना स्वाभाविक था। महाराणा राज सिंह और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से रुष्ट था, अतः मथुरा के वल्लभ संप्रदाय के गोसाई साई अधिकारियों से द्वारिकादास व श्रीनाथ जी की मूर्तियों की रक्षा हेतु जब मूर्तियां लेकर मेवाड़ पहुंचे तो राज सिंह ने ये मूर्तियां कर्मे से कांकरोली व नाथ द्वारा में प्रतिस्थापित करवा दी। महाराणा ने अपने राज्य में अनेक नए मंदिर बनवाए और अनेक मंदिरों की मरम्मत करवाई। महाराणा के ये कार्य धर्मांध सम्राट के लिए असहनीय थे, और जब महाराणा ने अजीत सिंह को आश्रय दे दिया तब तो धर्मांध सम्राट के लिए एक युद्ध की घोषणा के समान कार्य था। औरंगजेब ने महाराणा को एक एक करके 3 पत्र भेजे जिसमें अजीत सिंह को सौंपने की मांग की गई थी। महाराणा ने इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। तब सम्राट ने हसन अली खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ के विरुद्ध भेजी। इस पर महाराणा चित्तौड़ व उदयपुर खाली करके स्वयं पहाड़ों में चले गए। उत्तरी व मध्यवर्ती मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। शाही सेना ने मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सम्राट ने चित्तौड़ में अपने पुत्र अकबर को तैनात कर दिया, लेकिन मेवाड़ी योद्धाओं ने अकबर के शिविर को लूटकर अनेक मुगल सैनिकों को मार डाला। इस पर औरंगजेब ने अकबर के स्थान पर आजम को नियुक्त कर दिया। यद्यपि मुगलों ने मेवाड़ में भीषण तबाही मचा दी, लेकिन मेवाड़ी सरदारों का मनोबल नहीं गिरा। राजपूतों के पास साधन अत्यंत सीमित थे, इसलिए लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष नहीं कर सकते थे। अतः राजपूतों ने कूटनीति से शाहजादा अकबर को अपनी तरफ मिला लिया और उसे सम्राट घोषित कर दिया। अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अकबर अपनी तथा राजपूतों की सेना लेकर अजमेर की तरफ प्रस्थान किया। दोराई नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। यह कूटनीतिज्ञ औरंगजेब के कपटपूर्ण जाल रचकर राजपूतों को अकबर से अलग कर दिया। बाद में दुर्गादास को सम्राट के कपट जाल का पता चला। तब दुर्गादास ने अकबर को शिवाजी के पुत्र संभाजी के यहाँ पहुंचा दिया। चूंकि शाही सेना अकबर का पीछा कर रही थी, अतः अकबर वहां से भागकर ईरान चला गया, जहां जहां के शाह ने उसे शरण दी। 1704 ईस्वी में वही अकबर की मृत्यु हो गई। इधर मेवाड़ मुगल संघर्ष के दौरान ही 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को महाराणा राज सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र जय सिंह गद्दी पर बैठा। मुगलों ने मेवाड़ को अत्यधिक क्षति पहुंचाई, अतः जय सिंह मेवाड़ को सर्वनाश से बचाने के लिए मुगलों से संधि करने को तैयार हो गया। इधर औरंगजेब ने भी शीघ्र दक्षिण की तरफ जाना चाहता था, क्योंकि शाहजादे अकबर और संभाजी के संयुक्त हो जाने से दक्षिण में साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। फलस्वरूप 24 जून 1681 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हो गई। संधि के अनुसार महाराणा अब मारवाड़ के राठौड़ों की सहायता नहीं करेगा। मेवाड़ के सभी क्षेत्र पुनः महाराणा को लौटा दिए गए तथा जजिया के बदले मांडलपुर और बदनौर के परगने मुगलों को दे दिए गए। इस संधि के बाद मेवाड़ में शांति स्थापित हो गई और महाराणा मेवाड़ की क्षति को पूरी करने में लग गया। मुगल मारवाड़ संघर्ष। यद्यपि मुगलों ने मेवाड़ से संधि तो की, लेकिन मारवाड़ के राठौड़ सरदार अभी भी मुगलों से मोर्चा ले रहे थे। मेवाड़ मुगल संधि के बाद मारवाड़ में जो राठौड़ों का स्वाधीनता संघर्ष चला, उसे डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने 3 भागों में बांटा है। प्रथम तो 1681 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक,
जबकि दुर्गादास दक्षिण में था और मारवाड़ में राठौड़ सरदार छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों के को तंग कर रहे थे। फलस्वरूप मुगल अधिकारी न तो मारवाड़ पर आधिपत्य स्थापित कर पा रहे थे और न विश्राम कर पा रहे थे। दूसरा 1687 ईस्वी से 1701 ईस्वी तक जबकि दुर्गादास दक्षिण से लौट आया था और बूंदी के दुर्जन साल आड़ा के सहयोग से 1690 ईस्वी में अजमेर के मुगल सूबेदार को परास्त किया। मारवाड़ के सूबेदार सुजात खान ने आतंकित होकर राठौड़ों से गुप्त समझौता कर सरकारी आय का चौथाई भाग राठौड़ों को देना स्वीकार कर लिया। औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में व्यस्त था, अतः उसने दुर्गादास से संधि करना ही उचित समझा। दुर्गादास ने शाहजादे अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री सफियत नूसा को सम्राट के हाथों सौंपना स्वीकार कर लिया। सम्राट ने दुर्गादास को 3000 का मनसब देकर पाटन यानी गुजरात का सेनानायक नियुक्त कर दिया। अजीत सिंह को भी शाही सेवा में पदक देकर जालोर और सिवाना की जागीर दे दी गई, लेकिन मारवाड़ का राज्य उसे नहीं लौटाया गया। तीसरा भाग 1701 से 1707 ईस्वी तक, जिसमें शाहजादा आजम जोधपुर का शासक नियुक्त हुआ, लेकिन उसने अपने दुर्व्यवहार से राठौड़ सरदारों को नाराज कर दिया। अतः दुर्गादास व अजीत सिंह ने पुनः विद्रोह कर दिया। तब विवश होकर औरंगजेब को संधि करनी पड़ी। किंतु 1706 ईस्वी में जब औरंगजेब दक्षिण में मराठों को में उलझा हुआ था, तब अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए दुर्गादास व अजीत सिंह ने फिर विद्रोह खड़ा कर दिया। राठौड़ों ने नागौर पर अधिकार कर लिया। इसी बीच 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अतः अजीत सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया तथा मारवाड़ के परगनों से मुगलों को खदेड़ दिया। 20 मार्च 1707 ईस्वी को अजीत सिंह ने पहली बार जोधपुर दुर्ग में प्रवेश किया, जहां उसे राजा घोषित कर उसका विधिवत राजतिलक किया गया। मुगल राजपूत संबंधों की समीक्षा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बाबर और हुमायूं सच्चे मुसलमान थे। बाबर ने तो राणा सांगा और मेदिनी राय के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। हुमायूं को राजपूतों से सहयोग प्राप्त करने के 2 अवसर प्राप्त हुए थे, लेकिन अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण उसने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। हुमायूं के पुत्र और उत्तराधिकारी अकबर ने अपने पूर्वजों से विरासत में मिली राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया। अकबर ने प्रेम व सहानुभूति तथा उदारता से राजपूतों के हृदय को जीतकर महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। आमेर के साथ वैवाहिक संबंधों का सिलसिला आरंभ हुआ। उसका अनुसरण लगभग सभी राजपूत नरेशों ने किया। अकबर ने राजपूतों को अपने दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, उन्हें अपने धर्म पर आचरण करने की स्वतंत्रता दी और उन्हें अपने जीवन, धन संपत्ति तथा मान मर्यादा की रक्षा का आश्वासन दिया। अकबर की सहिष्णुतापूर्ण नीति का ही परिणाम था कि राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत घराने मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार स्तंभ बन गए। अकबर के पुत्र व उत्तराधिकारी जहांगीर ने अपने पिता की भांति राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंधों की नीति को जारी रखा, लेकिन इन पर वैवाहिक संबंधों के बावजूद वे राजपूतों पर उतना विश्वास नहीं कर पाया जितना अकबर ने किया था। यही कारण है कि अकबर के शासनकाल में जहां शाही मनसबदारों में 18.4% राजपूत मनसबदार थे, वहीं जहांगीर के 22 वर्ष के शासनकाल में केवल 3 हिंदू प्रांतीय सूबेदार नियुक्त किए गए। वास्तव में शाही सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति करते समय जहांगीर मुसलमानों को वरीयता प्रदान करता था। फिर भी राजपूत नरेश जहांगीर को पूर्ण सहयोग देते रहे। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं किए थे। वह तो अपने शाही दरबार को शुद्ध मुस्लिम स्वरूप प्रदान करने के लिए सदैव उत्सुक रहता था। शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में राजपूतों के सहयोग को अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इसकी उपेक्षा नहीं की। यही कारण है कि
उसके शासनकाल के अंत में लड़े गए उत्तराधिकार संघर्ष में राजपूतों ने उसके ही पक्ष में संघर्ष किया। उत्तराधिकार संघर्ष उत्तराधिकार संघर्ष में विजयी होकर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी बना था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, फिर भी अपने शासनकाल के आरंभ में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु उसने सभी राजपूत शासकों को अपनी ओर मिलाने की चेष्टा की। लेकिन आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद तो वह खुल्लम खुल्ला राजपूत विरोधी नीति का प्रयोग करने लगा। उसकी यह नीति मुगल साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। उसने बिना किसी ठोस कारण के राजपूतों से झगड़ा मोल ले लिया। अतः जो राजपूत मुगल साम्राज्य के आधार स्तंभ थे, वे अब साम्राज्य के कट्टर शत्रु होकर साम्राज्य की नींव खोदने लगे। यदि वह अपने पूर्वजों की नीति का अवलंब करता था तो उसके लिए भी राजपूतों की सेवाएं महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती थी। लेकिन अपने संकीर्ण विचारों और धार्मिक असहिष्णुता के कारण वे राजपूतों के सहयोग से वंचित हो गया। राजपूतों से उलझे रहने के कारण वे साम्राज्य की अन्य समस्याओं की तरफ ध्यान न दे सका। राजपूतों से लंबे संघर्ष के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। राजपूतों से उलझे रहने के कारण वे अपने सैनिकों को दक्षिण के युद्धों में भी नहीं भेज सका और दक्षिण का फोड़ा उसके लिए विषैला नासूर सिद्ध हुआ। इस प्रकार औरंगजेब की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। इस प्रकार हमने मुगलों का राजपूतों के साथ संबंध के तहत शाहजहां औरंगजेब के विषय में विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद।